दोस्तों, हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि इंडिया की जीडीपी जो है वो फोर्थ रैंक से गिर के यहाँ पे सिक्स्थ रैंक में आ चुकी। तो क्या इसका मतलब हमारा जो सपना था $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने का, क्या वो सपना यहाँ पे टूट चुका है? या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी तरफ हम लोगों ने यहाँ पे मॉनिटर करना पड़ेगा? वेल, डेफिनेटली जहाँ पे इंडिया की जीडीपी ग्रो हो रही है, ये हम सब के लिए एक अच्छी बात है। बट एक सिंपल सी लाइन यहाँ पे जो बोली गई थी कि इंडिया यहाँ पे बनेगी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, सुनने में ये लाइन जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये लाइन होप देती है, प्राइड देती है, और लगता है कि बस थोड़ा और पुश करो और इंडिया टॉप लीग में आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि $5 ट्रिलियन का टारगेट सिर्फ ग्रोथ से अचीव नहीं होता। ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, यस डेफिनेटली, इसमें हम लोग भी एग्री करते हैं, बट उसी के साथ और भी फैक्टर जो है वो मैटर जरूर करते हैं। इंडिया की जहां पे हम लोग बात करते हैं, 2024 तक इंडिया की जीडीपी $3.91 ट्रिलियन थी, और यहाँ पे ग्रोथ जो है वो 6.5% के आसपास आया। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2026 में भी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमीज में से एक है। बट रियल चैलेंज यहाँ पे यह है कि ग्रोथ के नीचे का फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है। जो हमारी जीडीपी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, इसके पीछे का फाउंडेशन हमारा कितना मजबूत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया के $5 ट्रिलियन का ड्रीम के सामने 3 ऐसे हिडन थ्रेड्स कौन से, वो थ्रेड जो हेडलाइन में कम दिखाई देते बट एक्चुअली में अगर हम लोग देखें इन ग्राउंड रियलिटी में बहुत पावरफुल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये थ्रेट इंडिया को रोक नहीं सकते, बट वो इग्नोर किया तो ड्रीम जो है वो हमारा स्लो होगा, मेसी होगा, और यहाँ पे अनइवन भी हो सकता है वो $5 ट्रिलियन की जीडीपी तक पहुंचने का। चलिए सीधा पॉइंट में आते हैं। इंडिया की इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग में भी मूवमेंट है, यहाँ पे सर्विसेज भी जो है वो स्ट्रांग है, कंजम्पशन भी चल रहा है। बट असली सवाल यह है कि ये ग्रोथ इनफ हाई क्वालिटी जॉब बना रही है क्या? एंड यही यहाँ पे हिडन थ्रेट नंबर 1 है। जहां पे हम बात करते हैं एमएसपीआई के PLFS 2025 डेटा के अकॉर्डिंगली 15 साल एंड अबव के एज ग्रुप में अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे 6.5% था, और क्वार्टरली PLFS में अक्टूबर से दिसंबर 2025 के लिए ऑल इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.8% था, जबकि 15 से 29 साल के ग्रुप में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 14.3% था। अर्बन यूथ स्पेशली अंडर प्रेशर है। अर्बन फीमेल यूथ वो अनएम्प्लॉयमेंट वो 25.2% तक था इन द सेम क्वार्टर। ये नंबर्स बताते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ जॉबलेस यूथ नहीं, बल्कि जॉब क्वालिटी और जॉब एक्सेस का भी यहाँ पे एक इशू है, जो कि एक मेजर पॉइंट यहाँ पे जरूर है। और एक और इंपॉर्टेंट लाइन, रेगुलर वेजेस यहाँ पे सैलरीड एम्प्लॉयमेंट के शेयर 2025 में 23.6% था, जो 2024 के 22.4% से बढ़ा था। दिस इज प्रोग्रेस, बट इट ऑल्सो टेल्स यू दैट इंडिया का लेबर मार्केट अभी भी यहाँ पे मिक्स्ड है। फॉर्मल जॉब्स बढ़ रहे हैं, बट इनफ नहीं कि हर ईयर की लैक्स ऑफ ग्रेजुएट्स को यहाँ पे अब्सॉर्ब कर पाए। वो नए लड़के जो यहाँ पे ग्रेजुएट बनते हैं, उनको यहाँ पे जॉब मिलनी मुश्किल नजर आ रही है। इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। अगर एक 23 साल का ग्रेजुएट यहाँ पे है, वो इंजीनियरिंग या कॉमर्स से अपनी डिग्री लेकर आता है, तो फैमिली को लगता है कि डिग्री मिल गई, अब पैकेज बताएगा। बट मार्केट में सिचुएशन ये है कि एंट्री लेवल जॉब जो है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, इंटर्नशिप जो है वो अनपेड है, और कंपटीशन वो बहुत ब्रूट है। सेम इकॉनमी में एक साइड पर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज ग्रो कर रहे होते, और दूसरी साइड पर यंग पीपल एक्सपीरियंस चाहिए उनको, उस लूप में यहाँ पे वो अटक जाते। ये गैप सॉल्व नहीं हुआ तो जीडीपी ग्रो करेगा, बट मिडिल क्लास फ्रस्ट्रेशन वो भी यहाँ पे ग्रो करेगी। वर्ल्ड बैंक ने अप्रैल 2026 के अपडेट ने भी ये पॉइंट इनडायरेक्टली सपोर्ट किया। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज एक्टिविटी स्ट्रांग रही, बट एग्रीकल्चर सेक्टर के शेयर में डिक्लाइन देखा गया, और एम्प्लॉयमेंट रेट स्टेबल रहे। स्टेबल एम्प्लॉयमेंट गुड साइन है, बट $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए इंडिया को स्टेबल से बेटर यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा। ज्यादा यहाँ पे फॉर्मल, ज्यादा प्रोडक्टिव एंड ज्यादा स्केलेबल जॉब जो है वो इंडिया ने प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। एंड यहीं पे एक सिंपल सा ट्रूथ आता है, अगर ग्रोथ का फायदा सिर्फ टॉप 10% को मिल रहा हो तो $5 ट्रिलियन नंबर आएगा, बट सोशल मोमेंटम यहाँ पे वीक रहेगा। इंडिया को सिर्फ बिकर इकॉनमी नहीं बनना है, वो ब्रॉडर अपॉर्चुनिटी इकॉनमी वो बनाना है, एंड इस चीज के लिए यहाँ पे मेहनत जरूर लगेगी। बट ये तो था थ्रेट नंबर 1। इसी के साथ हम बात करते हैं थ्रेट नंबर 2 की। रिमेंबर, ऑल दीज थ्रेट्स यहाँ पे इंडिया को रोकेंगे नहीं टू रीच टू $5 ट्रिलियन इकॉनमी, बट वो यहाँ पे इनको अनसर्टेन बनाएंगे, वो इसको डिले कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड हिडन थ्रेट पे, जो बहुत लोग लाइटली लेते हैं। इसको हम कहते हैं फिस्कल स्ट्रेन। इंडिया को रोड्स, रेलवे, स्पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रा, यहाँ पे डिफेंस हो गया, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सिस्टम एंड ग्रीन ट्रांजिशन, सब कुछ साथ में बिल्ड करना। प्रॉब्लम यह है कि ये सब फ्री में नहीं होता। ग्रोथ के साथ साथ गवर्नमेंट को यहाँ पे स्पेंडिंग भी मेंटेन करनी पड़ती है, टैक्स कलेक्शन भी इंप्रूव करनी होती है, और डेफिसिट को भी कंट्रोल में रखना पड़ता है। एंड ये चीज करना एक्चुअली में इतना सिंपल नहीं है जितना सुनने में लगता है।
गवर्नमेंट के फिस्कल फ्रेमवर्क में आरई 2025-26 के लिए फिस्कल डेफिसिट टारगेट 4.4% ऑफ जीडीपी रिटेन्ड है। वर्ल्ड बैंक के अप्रैल 2026 अपडेट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जनरल गवर्नमेंट डेफिसिट 7.4% ऑफ जीडीपी के आसपास था। इसका मीनिंग सिंपल है, इंडिया का डेवलपमेंट मॉडल अभी भी स्पेंडिंग हेवी है, और अगर प्रोडक्टिविटी, टैक्स बियॉन्सी एंड एग्जीक्यूशन क्वालिटी वीक हुई तो फिस्कल स्ट्रेस यहाँ पे बढ़ सकता है। बट इन सब चीजों का मतलब ये नहीं कि जो गवर्नमेंट यहाँ पे स्पेंड कर रही है वो गलत कर रही है या वो डेंजरस कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो केपेक्स ग्रोथ के लिए यहाँ पे जरूरी है, बट प्रॉब्लम तब होती है जब केपेक्स का इफेक्ट स्लो आए, या प्रोजेक्ट्स टाइम पर कंप्लीट ना हो, या लोकल इंडस्ट्री को एक्चुअल प्रोडक्टिविटी बूस्ट ना मिले। इन दैट केस आपका बजट खोलो, खर्चा हुआ, हेडलाइन आई, लेकिन जो आउटपुट है वो एक्सपेक्टेड लेवल का नहीं आया। एंड यहाँ पे भी एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। सोचे एक स्टेट में एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो ओपनिंग डे पे सब फोटो खींचेंगे, रिबन कट होगा, वायरल रील्स बनेगी, बट अगर एडजेसेंट इंडस्ट्री कॉरिडोर में फैक्ट्रीज नहीं लग रही, लॉजिस्टिक कॉस्ट नहीं गिर रही और लोकल जॉब्स नहीं बन रही, तो रोड खुद यहाँ पे इकॉनमी नहीं बन जाता। रोड सिर्फ यहाँ पे एक टूल है। इकॉनमी तब बनती है जब रोड कह रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग हो, वेयर हाउसेज यहाँ पे ओपन अप हो, यहाँ पे एक्सपोर्ट्स एंड सर्विसेज का इकोसिस्टम जो है वो खड़ा हो पाए, एंड उसके लिए यहाँ पे डेवलपमेंट जरूरी है। और फिस्कल प्रेशर का भी एक और साइड है। अगर रेवेन्यू इनसफिशिएंट हुआ तो गवर्नमेंट को या तो बोरोइंग बढ़ानी पड़ेगी या फिर वेलफेयर और केपेक्स के बीच में यहाँ पे टफ ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। इंडिया जैसे यंग और एम्बिशियस कंट्री के लिए ये डेंजरस ट्रैप है, एंड डेफिनेटली है, बिकॉज ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए यहाँ पे स्पेंडिंग भी चाहिए और स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे डिसिप्लिन भी। दोनों चीजें यहाँ पे मेंटेन करना जितना ईजी लगता है सुनने में, उतना होता नहीं है। बट यहाँ पे अगर मैं सीधी बात बोलूँ, $5 ट्रिलियन का ड्रीम तब तक स्ट्रांग है जब तक इंडिया का फिस्कल इंजीनियर ओवरलोडेड नहीं हो। अगर टैक्स बेस ब्रॉड नहीं हुआ और अगर स्पेंडिंग की क्वालिटी इंप्रूव नहीं हुई तो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी इंप्रेसिव रहेगी, बट फ्रेजाइल भी बन सकती है। इस चीज का ध्यान इंडिया ने जरूर यहाँ पे रखना पड़ेगा। बट इसी के साथ अब हम लोग आ जाते हैं थ्रेट नंबर 3 पे, जो सबसे अंडर एस्टिमेटेड है, जो है एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, एंड एग्जैक्टली वही यहाँ पे थ्रेट बन सकता है इंडिया के लिए। इंडिया का डोमेस्टिक डिमांड जो है वो काफी स्ट्रांग हो सकता है, बट ग्लोबल इकोनॉमी के शॉक्स इंडिया को सीधा इफेक्ट करते भी हैं। ये हम लोगों ने देखा है प्रीवियसली भी, स्पेशली यहाँ पे ऑयल्स की बात करें, इंपोर्ट्स की बात करें, ट्रेड डेफिसिट की बात करें, यहाँ पे हम करेंसी प्रेशर की बात करें, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उनके फ्लोज की अगर हम यहाँ पे बात करें, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंपैक्ट जरूर करती है इंडिया को। वेल, कॉमर्स मिनिस्ट्री के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल 2025-26 में इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो रहे $437 बिलियन, एंड वहीं पे इंपोर्ट जो थे वो थे समवेयर क्लोज टू $774 बिलियन, और यहाँ पे मर्केंडाइज डेफिसिट जो बना वो बना $333 बिलियन। ये नंबर इंपॉर्टेंट है बिकॉज ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि इंडिया बाहर से ज्यादा खरीद रहा है और उसका बिल इकॉनमी से बाहर जा रहा है। बहुत सिंपल वे में अगर हम आपको समझाएं, जो इंडिया खुद प्रोड्यूस करता है बाहर बेचता है, उससे ज्यादा इंडिया जो है वो इंपोर्ट कर रहा है, एंड ये चीज किसी कंट्री के लिए अच्छी नहीं है, बिकॉज कंट्री का पैसा फिर इंडिया के बाहर जाना स्टार्ट होता है। बट ये नहीं कि सब कुछ जो है वो नेगेटिव चल रहा है, गुड न्यूज भी है। गुड न्यूज ये है कि इंडिया का सर्विस सेक्टर जो है वो स्ट्रांग रहेगा। पीआईबी के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग यहाँ पे सर्विस एक्सपोर्ट्स की बात करें, अप्रैल से लेकर जनवरी तक यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2026 में वो यहाँ पे $348 बिलियन तक गए थे, और बिजनेस कंसल्टिंग, यहाँ पे सॉफ्टवेयर सर्विसेज जैसे एरिया जो है वो स्ट्रॉन्ग ड्राइवर्स थे। बट सर्विसेज स्ट्रेंथ अलोन इनफ नहीं होती। अगर मर्चेंडाइज यहाँ पे साइड पर इंपोर्ट बिल और एनर्जी कॉस्ट ज्यादा रहे, ये चीज जरूर हम लोगों ने देखनी पड़ेगी। बट जहां पे हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड बैंक ने अप्रैल 2026 में अपडेट में क्लियरली नोट किया है कि यहाँ पे वाइडनिंग मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट और हायर एनर्जी प्राइसेस, स्पेशली यहाँ पे मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो इंडिया का ग्रोथ आउटलुक पर प्रेशर बन सकता है। सेम अपडेट में रुपी डिप्रिसिएशन प्रेशर का भी मेंशन था, जहां कैपिटल आउटफ्लोज और मार्केट अनसर्टेनिटी से यहाँ पे करेंसी को हिट हुआ। वेल, डेफिनेटली आईएनआर को जब हम कंपेयर करते हैं टू यूएसडी, वो देखने लायक सिचुएशन अभी तो नहीं है। बट यहीं पे एक और एग्जांपल से आपको ये सारी चीजें समझाते हैं। एक इंडियन हाउस होल्ड को ही देख लो, अगर क्रूड ऑयल एक्सपेंसिव होता है तो पेट्रोल महंगा होता है, पेट्रोल महंगा हुआ तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी तो वेजिटेबल्स हो गए, कोरियर हो गए, लॉजिस्टिक हो गए, ट्रैवल हो गए, सब पर उसका असर आता है। मतलब ऑयल प्राइसेस का शॉक सिर्फ रिफाइनरी का इशू नहीं बनता, वो किराने बिल से लेके फैक्ट्री मार्जिन तक पहुंच जाता है। आज नहीं कल वो पहुंचेगा जरूर है। इस चीज के लिए कहीं ना कहीं इंडिया को प्रिपेयर रहना पड़ेगा।
और जब करेंसी वीक होती है तो इंपोर्टेड मशीनरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे इंजीनियरिंग, यहाँ पे एनर्जी एंड यहाँ पे रॉ मटेरियल सब कुछ महंगा हो जाते हैं। इसलिए इंडिया के लिए एक्सटर्नल शॉक का मतलब सिर्फ एक्सपोर्ट का इशू नहीं है, ये इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का भी इशू है। ये यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी लिख दिया गया है। एंड यही रीजन है कि इंडिया को अपनी ग्रोथ को डोमेस्टिक डिमांड ओनली स्टोरी नहीं बनाना चाहिए। इकॉनमी को एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, यहाँ पे एनर्जी रिलायंस एंड सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, वरना ग्लोबल शॉक आएगा और ड्रीम का स्पीड ब्रेक लग जाएगा। ये ड्रीम जो इंडिया एक साथ देखता है ऑफ रीचिंग टू $5 ट्रिलियन, यहाँ पे हम लोग कोई हर्डल नहीं चाहते। एंड यही आपका सवाल होगा। सवाल ये डेफिनेटली आपका नहीं होगा कि इंडिया $5 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है या नहीं। सवाल ये है कि इंडिया का पाथ जो है वो सस्टेनेबल होगा या सिर्फ हेडलाइन यहाँ पे ड्रिवन होगा। पहली चीज यहाँ पे डेफिनेटली नोट करने लायक है, जॉब्स को सेंटर स्टेज पर लेना होगा। सिर्फ यहाँ पे जीडीपी नंबर देखना इनफ नहीं है। इंडिया को फॉर्मल जॉब्स, स्किल अपग्रेड, अप्रेंटिसशिप, यहाँ पे एमएसएमई स्केलिंग और मैन्युफैक्चरिंग अब्जॉर्प्शन पे फोकस करना होगा। पीएलएफएस डेटा ऑलरेडी दिखाता है कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट आज भी हाई है, स्पेशली अर्बन सेगमेंट्स में। दूसरी चीज यहाँ पे फिस्कल डिसिप्लिन एंड यहाँ पे क्वालिटी स्पेंडिंग जो है वो करनी होगी। इंडिया को केपेक्स यहाँ पे कंटिन्यू करना है, बट विद बेटर एग्जीक्यूशन, यहाँ पे विद फास्टर कंप्लीशन एंड स्ट्रॉन्ग प्रोडक्टिविटी इंपैक्ट। डेफिसिट कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, बट सो इज इंश्योरिंग एवरी रुपी क्रिएट्स लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव कैपेसिटी। तीसरी चीज जैसे कि हमने डिस्कस करी, एक्सटर्नल रेजिलियंस, ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस, ट्रेड डेफिसिट, यहाँ पे करेंसी वॉलेटिलिटी एंड जियोपॉलिटिकल रिस्क, इन सब को सीरियसली लेना होगा। सर्विसेज, एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को स्ट्रेंथन करना होगा और एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन को एक्सलरेट करना होगा। इसमें कोई डाउट किसी को भी नहीं है। बट इसी के साथ मैं आपको एक अनकंफर्टेबल लाइन बोलता हूँ, एंड ये लाइन को ध्यान से सुनिएगा जरूर, कि इंडिया का $5 ट्रिलियन का ड्रीम पॉसिबल है, बट वो ऑटोमेटिक नहीं होगा। ये ड्रीम तब तक ही रियल होगा जब तक ग्रोथ का मतलब सिर्फ बिगर नंबर नहीं, बल्कि बेटर जॉब्स, स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट्स एंड यहाँ पे लोअर एक्सटर्नल डिपेंडेंस भी होगा। ये सारी चीजें एक साथ होगी तब हम लोग वहां नंबर तक पहुंच पाएंगे जो हम लोग यहाँ पे ड्रीम कर रहे हैं। आज इंडिया फास्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में है, जीडीपी $3.91 ट्रिलियन के अराउंड है, ग्रोथ स्ट्रांग है, बट यूथ अनएम्प्लॉयड, फिस्कल प्रेशर है और यहाँ पे एक्सटर्नल शॉक्स। ये 3 हिडन थ्रेट्स अगर इग्नोर हुए तो जर्नी स्लोअर हो सकती है। अगर इनको स्मार्टली मैनेज किया तो इंडिया सिर्फ $5 ट्रिलियन नहीं, उससे भी आगे जा सकता है। और शायद यही असली मैसेज है। $5 ट्रिलियन का ड्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं, डिसिप्लिन से कंप्लीट होता है। यहाँ पॉलिसी से होता है, जॉब से होता है, रेजिलियंस से होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्लोगन्स नहीं, एग्जीक्यूशन से होता है। अगर आप लोगों को लगता है कि इंडिया का रियल चैलेंज जीडीपी नंबर नहीं बल्कि उसके नीचे की क्वालिटी है, तो ये वीडियो शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि फ्यूचर का इंडिया सिर्फ ग्रोथ स्टोरी नहीं होगा, वो स्टेबिलिटी, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज और यहाँ पे रेजिलियंस की स्टोरी होगा। तो एंड में मैं खाली यही बोलूंगा, इंडिया का जो ड्रीम है टू रीच टू $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो यहाँ पे इम्पॉसिबल नहीं है। द पॉइंट हियर इज नॉट कि हम लोग $5 ट्रिलियन की कभी इकोनॉमी पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, वो डेफिनेटली हम लोग पहुंचेंगे। द पॉइंट इज कि उस मार्क तक हम लोग कब तक पहुंच पाएंगे। एंड आई एम श्योर गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टेप्स जरूर ले रही है, बट उसी के साथ हमने ये भी इंश्योर करना कि ये खाली हेडलाइन बन के ना रह जाए। वो अंडरलाइन फैक्टर जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे, वो नंबर्स को अचीव करना थोड़ा डिले हो सकता है। एंड डेफिनेटली इंडिया की ग्रोथ में हर कोई एक साथ खड़ा है, हम भी साथ में खड़े हैं, आई एम श्योर आप लोग भी साथ में होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप लोगों ने इससे कुछ सीखा, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड शेयर करिएगा विद योर फ्रेंड्स। विद दैट सेड गाइस, आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। स्टे हेल्दी, स्टे वायर्ड।